Okay, beta. Now we are going to start our class. Today we are going to start with the new chapter. This chapter is called life process. Now see, if I say life process, तो सबसे पहले let us learn the meaning of life. तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि what is life, तो लाइफ की डेफिनेशन क्या होती है कि मूवमेंट होनी चाहिए कोई बॉडी में, तो उससे पता चलता है लाइफ है। तो लाइफ की डेफिनेशन होती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में किसी भी तरह की कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, छोटी से छोटी कोई मूवमेंट है, तो हम बोलेंगे द वो ऑब्जेक्ट जो है लिविंग है। सो व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ मीन्स एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट, कि किसी ऑब्जेक्ट में कोई भी मूवमेंट अगर हमें नज़र आ रही है, एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, एनी मॉलिकुलर इंटरनल कोई मूवमेंट हमें नज़र आ रही है, वी से लाइफ। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? जिंदा रहने के लिए कुछ प्रोसेस चाहिए, जैसे खाना खाना, रेस्पिरेशन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, एक्सक्रीशन करना, मतलब ये चीज़ें हमारी बॉडी में चलनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ लाइफ एंड व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ के लिए तो आप बताइए व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज़ एनी मॉलिकुलर मूवमेंट, ये देखो पहली लाइन, इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज लिविंग। एंड व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? फॉर मेंटेनिंग लाइफ, मतलब जिंदा रहने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, खाना खाना, सांस लेना, खून का चलना अंदर, ट्रांसपोर्टेशन मतलब हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स होना, एंड एक्सक्रीशन, जो हमारा वेस्ट है हमारी बॉडी से निकलना चाहिए, जैसे यूरिन निकल गया, सॉलिड वेस्ट निकल गया। तो ये चार चीज़ों को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। सो व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? टू मेंटेन लाइफ, मतलब जिंदा रहने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, तो उसे हम कहते हैं टू मेंटेन लिविंग, टू मेंटेन लाइफ वी नीड न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। So these all four processes together called life process. तो आप अपनी बुक से पढ़ना, मेरे पढ़ाने के बाद आपके पास जो भी बुक है वो पढ़िए। अगर बुक नहीं है तो जो मैं वीडियो भेज रहा हूँ उसी को आप बार बार देखिए, और वहाँ से आप नोट्स बनाइए, जैसे आपको पता ही है नोट्स बनाना है हमने। तो कॉपी में ये कुछ नहीं लिखना, ये वाला पेज कुछ नहीं लिखना, आपने हेडिंग डालनी है लाइफ प्रोसेस, लाइफ की डेफिनेशन, व्हेन ऑब्जेक्ट शोज एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन द बॉडी कॉल लाइफ, एंड लाइफ प्रोसेस, these are the processes which are required to maintain life, मतलब जिंदा रहने के लिए कुछ प्रोसेस हमें चाहिए जिसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। अब ये प्रोसेस कौन कौन से हैं? न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाना और उससे एनर्जी निकालना। रेस्पिरेशन, सांस लेना, और सांस से लेने से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी और फिर से एनर्जी जनरेट होगी। ट्रांसपोर्टेशन, कि हमने ऑक्सीजन ली, वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में हर सेल तक जानी चाहिए, दैट कम इन द कैटेगरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक्सक्रीशन, हमने कुछ खाया तो उसके बाद वेस्ट बनता है, जैसे यूरिन वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट वेस्ट है, तो ये बॉडी से निकलना जरूरी है। अगर यूरिन निकलना बंद हो जाए या सॉलिड वेस्ट निकलना बंद हो जाए तो इंसान मर जाएगा। तो ये चार चीज़ें होना लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। इस चार चीज़ों को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद ये तीन चीज़ें आप लिख सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। जब हम सो रहे होते हैं या हम कुछ काम कर रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, वो यहीं से आती है। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, मतलब ये सारे प्रोसेस हैं जो हमें ज़िंदा रखने में हेल्प करते हैं, विच इज़ नोन बाय द नेम ऑफ लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन आर एग्जाम्पल ऑफ एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। अब हम आगे चलते हैं, हमने ये चीज़ पढ़ ली और हमने देख लिया। अब हमने इसी चीज़ को बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से वन बाय वन हमने इसको लर्न करना है। सो चलो जी, अब लर्न करने की कोशिश करते हैं। सो जसप्रीत कौर, बी अटेंटिव एंड आई विल आस्क यू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? तो ये तो मैंने बता दिया, टू मेंटेन लाइफ some processes are required called life process, तो ये तो हमें पता चल गया। अब ये डेफिनेशन भी यहाँ से मिल गई। अब इसमें हम एक टर्म यूज़ करते हैं कभी कभार, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जैसे हमने कुछ खाया, खाने के बाद उससे एनर्जी बनती है बॉडी में, मतलब वो डाइजेस्ट होता है, उससे एनर्जी बनती है, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी सेल दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी, मतलब हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन आती है उस न्यूट्रिशन से एनर्जी बनाना, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जैसे हम कोई काम करते हैं तो मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, काम नहीं करेंगे तो स्लो रहेगा।
एक्सरसाइज करने से मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, मतलब एनर्जी बनती है, डाइजेशन होती है प्रॉपरली. So what is metabolism? Metabolism is a chemical reaction in the body or body's cell that change food into energy. Our body needs this energy to do everything from moving to thinking to growing. Specific protein body control chemical reactions of metabolism. तो हमें मोटा मोटा समझ में आ गया कि मेटाबॉलिज्म है क्या, कि जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद एनर्जी में चेंज होना चाहिए. तो एनर्जी में अगर प्रॉपरली चेंज हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म है, नहीं चेंज हो रहा तो मोटा बन जाएगा, है ना चेंज होना तो मोटा, फैट डिपॉजिट हो जाते हैं. ओके जी. अब यहाँ ये वाला पेज तो हमें ऑलरेडी आता ही है. अब हम चलते हैं आगे और आगे समझते हैं. अब देखो यहाँ पे जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं. ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक के ही हैं. अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक से ही फ़ोटो खींच के यहाँ डाले हैं. ठीक है जी. तो अब इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन, why is diffusion insufficient to meet oxygen requirement in multicellular organism like human? अब देखो ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर जिसको कहते हैं सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर में हम आगे. ठीक है. तो मल्टी सेलुलर में हम आगे, एनिमल्स आगे, कई चीज़ें आ जाती हैं मल्टी सेलुलर में. क्वेश्चन है कि जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन पता है, डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेज. डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेज. कह रहा है वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो इसका आंसर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. क्या है आंसर? बिकॉज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment, thus simple diffusion will not meet requirement of all cell. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है ये, ऐसे मान लो ये हमारी बाजू है, ये मैं ऐसे ना हाथ बना देता हूँ, ये मान लो हमारी बाजू है और ये एयर है. तो सिर्फ आउटर सरफेस जो है ना हमारे बॉडी का, वो उसको ऑक्सीजन मिलेगी. जो इसके नीचे वाले सेल हैं, जो इसके नीचे वाले कनेक्टिव सेल हैं, जो इसके नीचे वाले सेल हैं, उनको नहीं मिलेगी. तो डेफिनेशन पढ़ो, आपको आंसर समझ में आ जाएगा. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे ये मैंने दिखाया ह्यूमन हैंड, हमारी बॉडी, हम मल्टी सेलुलर है. ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग. तो सिर्फ हमारी आउटर लेयर जो है एयर के कॉन्टैक्ट में है, बाकी जो इंटरनल पार्ट है वो तो कॉन्टैक्ट में है ही नहीं. तो सिर्फ आउटर को ही ऑक्सीजन मिलेगी, अंदर वाले को तो मिलेगी नहीं. इसलिए डिफ्यूजन से हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती. हमें नोज चाहिए, रेस्पिरेशन चाहिए. जैसे आप अपनी नाक बंद कर दो और अपने बोलो भी मेरे ना बॉडी से ऑक्सीजन चले जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होता. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फिर से समझिए. Why is diffusion insufficient to meet oxygen requirement of multicellular organism like humans? तो आंसर में आप ये 3 लाइनें लिखेंगे. Because in multicellular organism all the cells are not in direct contact with the surrounding. ठीक है. Thus diffusion will not meet the oxygen requirement. Now, next question. What criteria do we use to decide something is living, alive? 4 चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर. ये 4 चीज़ें कौन सी हैं? ये रही कि न्यूट्रिशन होनी चाहिए, रेस्पिरेशन होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन. ये 4 चीज़ें अगर उसके अंदर हो रही हैं तो हम बोलेंगे कि बंदा जिंदा है, नहीं तो मर गया है. वट इज़ द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय द ऑर्गेनिज्म. मतलब हम हैं जैसे, तो हम क्या आउटसाइड मटेरियल लेते हैं? हम पानी लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, खाना लेते हैं, ये हमारा आउटसाइड है. वट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? तो ये तो आपको पता ही चल गया है. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, फिर हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड फिर है हमारा. चलिए अब इसे जरा नोट कीजिए एंड टेल मी योर डाउट. चलो जी. तो हमने बेसिक सा पढ़ लिया कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन ये लाइफ प्रोसेस होते हैं, मतलब ये जिंदा रहने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं. अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे. न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल, रेस्पिरेशन इन प्लांट, इन एनिमल. तो हमने जो 4 चीज़ें पढ़ी है ना, इन्हीं की 4 चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है. मतलब ये हमारा चैप्टर इन्हीं 4 चीज़ों के अराउंड घूमता है. तो अब हमारा आ जाता है सबसे पहला टॉपिक, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन. नाउ व्हाट इज न्यूट्रिशन? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड टू ऑब्टेन एनर्जी. हम रोज खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है. तो जब हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है हम फिर खाना खाते हैं, यानी एनर्जी चाहिए. न्यूट्रिशन यानी सबसे पहला प्रोसेस. प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. देखो मैंने आंसर भी लिख दिया.
अब न्यूट्रिशन कितने तरह की होती है, तो आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है, न्यूट्रिशन बेटा दो तरह की होती है, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक होता है जिसमें सनलाइट से को यूज़ करके प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं हमारे प्लांट। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है जैसे हम हैं, हम प्लांट को खाते हैं या एनिमल को खाते हैं, मतलब हम अपना खाना खुद नहीं बनाते। ऐसा तो नहीं कि हमें भूख लगी, हम धूप में जाके खड़े हो गए 10 मिनट और हमारा पेट भर गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो हम ऑटोट्रॉफिक नहीं है, हम हेट्रोट्रॉफिक है। सो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, प्लांट को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हेट्रोट्रॉफिक में आती हैं। सो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, the organisms which can prepare their own food by using sunlight, जिसको हम कहते हैं photosynthesis। heterotrophic, the organism which depend on autotrophs for the food, organisms which depend on autotrophs for the food called or heterotrophic nutrition। अब देखो there are two main modes of nutrition, autotrophic and heterotrophic बता दिया। heterotrophic nutrition has further types, कितने तरह की हैं, holozoic nutrition, saprophytic nutrition and parasitic nutrition। पैरासाइट की एग्जांपल लीच, टिक्स, आपने देखा है छोटे होते हुए बच्चों के पेट में वो कीटाणु वो हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, रिंगवॉर्म, तो वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। सैप्रोफाइट क्या होता है, सैप्रोफाइट होता है वो ऑर्गेनिज्म जो डेड चीज़ों को खाते हैं, डेड मरी हुई चीज़ों को, गली हुई चीज़ों को खाएं, उसे सैप्रोफाइट कहते हैं। होलोजोइक में हम आते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, हम आगे एनिमल्स आगे जो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं। तो इनकी डिटेल मैं अभी आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ। हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ये तो हो गया एक जस्ट अपना आउटलाइन की क्या चीज़ें होती हैं। अब आ जाओ डिटेल में। अब आता है हमारा सबसे पहला सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड डिकेइंग, डेड बॉडी में को खाते हैं या सड़ी हुई चीज़ों को खाते हैं, उसे हम कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल फंगस, एग्जाम्पल फंगस, फंजाई, फंगस, फंजाई मीन्स फंगस। अच्छा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे मान लो ये एक लिविंग बॉडी है, मान लो ये एक एनिमल है और ये एक कीड़ा है जो उसकी बॉडी में घुस गया है ना, ये एक कीड़ा है, रिंग वॉर्म, टेप वॉर्म, कोई ऐसा वॉर्म है जो उसकी बॉडी में घुस गया है, और अब ये क्या करेगा, ये इस लिविंग बॉडी का खाना खा जाएगा, तो इसे बोलेंगे पैरासाइट। तो किसी लिविंग बॉडी के अंदर कोई कीड़ा पड़ जाए, जैसे हम छोटे होते हैं तो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं ना, तो वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। आप देखो डेफिनेशन, some organisms feed on expense of another organism, मतलब इसका खाना आएगा, ये इसी का खाना खा जाएगा, organism, and in turn causing harm, this is called parasitic mode of nutrition। example leech, ascaris, cascata in plants, इसे अमरबेल कहते हैं हिंदी में। तो प्लांट्स में भी ये होते हैं, ह्यूमन एनिमल्स में तो होते ही होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं। जब छोटे होते हुए हमारे पेट में जो कीड़ा पड़ जाता है उसे टेप वॉर्म कहते हैं। तो कसकुट्टा, कसकुट्टा प्लांट पैरासाइट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, नेम अ प्लांट पैरासाइट, तो आप आंसर लिखो कसकुट्टा, इसको हिंदी में अमरबेल कहते हैं, अमरबेल। अब आ जाओ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो जो हमारी न्यूट्रिशन है, हमारी डॉग की, एनिमल की, ये होलोजोइक है। होलोजोइक क्या होता है, ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन कॉम्प्लेक्स फूड, मतलब हम सॉलिड फूड खाते हैं, चबा चबा के जो खाते हैं ना, वो इसमें आता है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनिमल टेक देयर फूड एज अ होल इज कॉल्ड एज होलोजोइक। तो ये डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल है, इसको सिंपल मैंने बना दिया यहाँ पे, विच फीड ऑन कॉम्प्लेक्स फूड। एग्जाम्पल आपको पता है, डॉग, ह्यूमन, एमीबा, जो जो भी दांत वाले एनिमल हैं वो इसमें आ जाते हैं होलोजोइक। अमीबा एक एक्सेप्शन आ गई, तो आप अमीबा को भी इसमें डाल सकते हो। तो आप लोग इसे भी एक बार देख लो एंड ट्राई टू लर्न इट एज वेल। तो न्यूट्रिशन चाहिए, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो जो प्लांट्स की न्यूट्रिशन का प्रोसेस है उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो अभी तो हमने एक जनरल पढ़ा, अब हम प्लांट, इसके बाद एनिमल पढ़ेंगे। अब देखो प्लांट्स में न्यूट्रिशन के लिए उसकी लीव्स का रोल होता है। तो लीफ, ये लीफ को कट किया हुआ है और इस पोर्शन को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो ऐसा दिखेगा, ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा अंदर से। तो जो आउटर लेयर है उसे कहते हैं हम अपर एपिडर्मिस, जो ये नीचे वाली लेयर है प्लांट के उसे लोअर एपिडर्मिस, और बीच में देखो क्या क्या है लेयर्स में, क्लोरोप्लास्ट है, एयर स्पेसिस है, गार्ड सेल है, गार्ड सेल मतलब स्टोमेटा। तो ये जो प्लांट, पतला सा प्लांट दिखता है ना, तो उसको जब माइक्रोस्कोप में यहाँ से कट करके देखेंगे तो इतनी चीज़ें हैं उसके अंदर। अब
ये आपको ड्रॉ नहीं करना, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है आपका क्लोरोफिल होगा। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाता है रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस कि भाई व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। हाउ दे प्रिपेयर देयर फूड? they use CO2, water, chlorophyll and sunlight and prepare glucose, and glucose is their food and releases O2। सो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आप बताइए द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, दे यूज CO2, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है जी, ये तो हो गया। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि फोटोसिंथेसिस के स्टेप बताओ। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ये लीफ है, लीफ पे लाइट फॉल करेगी, तो ये लीफ क्या करेगी? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब क्लोरोफिल। लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पहला स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल हो गया। दूसरा स्टेप कि जो लाइट एनर्जी आई है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कर देना। मतलब क्या है? पानी होता है, तो लाइट एनर्जी विल चेंज इनटू केमिकल एनर्जी एंड ब्रेक, स्प्लिट मतलब तोड़ना, ब्रेक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसे हम कहते हैं फोटोलिसिस। सेकेंड स्टेप भी समझ में आ गया कि लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा एंड विल स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके। अब लास्ट स्टेप रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो जो ये CO2 है इसकी रिडक्शन हो जाएगी, मतलब हाइड्रोजन गेन करेगा और इट विल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं और इट इज स्वीट इन टेस्ट। तो ये है स्टेप। तो पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? पहला क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आप ये रिएक्शन लिखिए, 2 लाइनें लिखिए। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब what are the events that occur during the photosynthesis, so you will say 3 steps: absorption of light, conversion of light into energy and breaking water, and last reduction of CO2 to form carbohydrate। carbohydrate is glucose। और ये वाली डायग्राम आने के चांस कम होते हैं। दिस डायग्राम इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक, यू कैन ड्रॉ फ्रॉम देयर आल्सो इफ यू आर विलिंग। तो ये डायग्राम आप कर लो तो अच्छा है। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है नेम द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, मतलब प्लांट के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जहां पे लाइट ट्रैप होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। तो उसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्या आंसर है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरीन होता है विच एब्जॉर्ब सनलाइट। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, और ये चीजें हैं विच यू शुड लर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इससे रिलेटेड और these steps need not to take place one after the other immediately। जैसे अब आपको ये 3 स्टेप बताएं तो ऐसा नहीं कि पहले ये हो गया फिर ये होएगा, जरूरी नहीं ये हुआ थोड़ी देर बाद ये होगा, अगले दिन हो सकता है ये हो जाए। तो मतलब एक साथ नहीं कि एक साथ होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट प्लांट यू अंडरस्टैंड, जो जो डेजर्ट जगहों पे लगते हैं, take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। मतलब रात में CO2 लेता है, दिन में फोटोसिंथेसिस करता है, ऐसे भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लूकोज। हमें भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जो हम खाना खाते हैं ना वो सारा कार्बोहाइड्रेट है, उसे ग्लूकोज मिलता है। वी विल स्टडी हाउ दिस takes place in the next section। The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्लांट स्टोर एनर्जी या फूड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, तो आप बताएंगे स्टार्च। प्लांट्स जो है अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो इसका आंसर आएगा स्टार्च। विच serve as internal energy reserve to be used as when required by the plant। Somewhat similar situation is seen in us मतलब हमारी बॉडी में, where some of the energy derived from food stored in the form of glycogen। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है। क्या क्वेश्चन आता है कि भाई जो प्लांट की फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें जो एनर्जी बनती है उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। और क्वेश्चन आता है कि प्लांट जो है किस फॉर्म में फूड को स्टोर करता है, तो यू से स्टार्च। एंड एनिमल किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? एनिमल मतलब हम हो गए या डॉग हो गए, एनिमल तो ग्लाइकोजन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं
जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, विच यू नीड टू लर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपका होमवर्क है कि आप अपने बुक से एक्टिविटी 6.6 पढ़ के आएंगे और इसके बारे में मुझे आप नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अब हम आपसे सुनेंगे।